नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम का अध्याय वे आँखें, जिनके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इनकी व्याख्या करेंगे हम सभी पदों की। तो इस व्याख्या का पार्ट 2 है यहाँ। एक पार्ट मैं पूर्व में बना चुका हूँ, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अध्ययन करते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती। एह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। तो इसमें जब जमींदार के द्वारा और साहूकार के द्वारा कर्ज दिया जाता है किसान को, तो किसान अपना कर्ज चुकाने के लिए सब कुछ बेच देता है और महाजन ने, साहूकार ने उससे एक एक कौड़ी अर्थात एक एक पैसे ब्याज के रूप में वसूल लिए थे। रह रहे आंखों में चुभती, आंखों में चुभना अर्थात पीड़ा देना, और कुर्क का अर्थ होता है नीलाम, बर्दों की जोड़ी, बैलों की जोड़ी। और उसके ये कर्ज चुकाने के फेर में उसकी बैलों की जोड़ी भी कुर्क हो गई थी, नीलाम हो गई थी। उजरी उसके गाय का नाम है, जिसे उजली कहा गया है। वो किसान के सिवा किसी अन्य को दूध नहीं दुहाती थी, केवल किसान को ही दूध दुहने दिया करती थी। यह यहाँ जो है वो आह अर्थात पीड़ा का संकेत किया गया है। आंखों में नाचना अर्थात दृश्य सामने फिरना, आंखों के सामने दृश्य फिरना पुराने स्मृति के रूप में। उजड़ गई जो सुख की खेती, तो सुख रूपी खेती है यहाँ, रूपक अलंकार है। कहने से तात्पर्य है कि जो किसान अब स्वयं के पास अपने खेत थे, तो वो उनके लिए खुशहाल जीवन था। देखिए भावार्थ देखते हैं। तो कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करता है। किसान कर्ज में डूब गया है और महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया है, उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। उससे एक कौड़ी या कह सकते हैं कि एक पैसा भी उसे माफ नहीं किया। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। उसे अपने संतान की तरह पाला गया, सदा वो सहचर थे, हमेशा साथ रहते थे, तो इससे किसान को अत्यधिक पीड़ा हुई। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है, उसके रोजगार का साधन छीन लिया गया है। अगले पद का भावार्थ है, किसान के पास दुधारू गाय है उजली, जिसे वह प्यार से उजरी कहता है। वैसे उजली का शाब्दिक अर्थ होता है उजला हुआ, स्वच्छ, साफ। सफेद गाय थी इसलिए उसका नाम उजली रखा गया है। वह उसके सिवाय किसी और को अपने पास दूध दुहने नहीं आने देती थी। उसका दूध केवल किसान स्वयं ही दोहता था। मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा अपना कर्ज उतारने के लिए, सेठ साहूकार का ब्याज उतारने के लिए। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत व्यथित होता है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं और उसकी सुख भरी खेती उजड़ जाती है। अतः वह निराश हो जाता है, निराश व हताश हो जाता है। तो इसके शिल्प सौंदर्य की बात करें तो भाव सौंदर्य इसी में प्रकट हो जाता है। आपको पंक्ति देकर शिल्प सौंदर्य व भाव सौंदर्य पूछेगा, अर्थात काव्य सौंदर्य पूछता है तो काव्य में शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों लिखे जाते हैं। तो भाव, मूल भाव मैं आपको बता चुका हूँ, और शिल्प सौंदर्य पूरे पद का यही होगा। तो यहाँ किसान पर महाजनों के अत्याचार का सजीव वर्णन है, तथा कुर्की व गरीबी के कारण बैल व गाय बेचने का दृश्य भी कारुणिक है, करुणामय है। कुर्की मतलब नीलामी। घर द्वार, की कोडी, ने, न, किसे, कब, इन सब में अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास का भेद भी छेक अनुप्रास है। मैं पूर्व में बता चुका हूँ
कि एक वर्ण की जब दो बार आवृत्ति होती है तो छेकानुप्रास अलंकार होता है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आँखों में चुभना, आँखों में नाचना आदि मुहावरों का सार्थक प्रयोग हुआ है। आँखों में चुभना अर्थात पीड़ा देना, और आँखों में नाचना अर्थात पुराने दृश्य अपने आँखों के सामने घूमना, स्मृति में ताज़ा हो जाना। देशज शब्द बर्दों का सटीक प्रयोग हुआ है। ग्रामीण परिवेश साकार हो उठा है, ग्रामीण परिवेश का वर्णन है। भाषा तद्भव तत्सम युक्त, खड़ी बोली हिंदी है। अधिकांश तद्भव भाषा का प्रयोग किया गया है, किंतु कुछ शब्द तत्सम भी हैं। शैली यहाँ भावात्मक है और संपूर्ण पाठ में माधुर्य गुण है, इसके साथ रीति वैधर्भी है। शक्ति यहाँ लक्षणा और अभिधा दोनों ही है। बाकी ये सब बता ही चुके हैं, तो ये इस पद का कॉमन है। यहाँ से कोई भी अगर पंक्ति आ जाती है तो आपको ये शिल्प सौंदर्य लिखना है। अगला काव्यांश देखते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोऊ, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो दवा दर्पण से तात्पर्य है बिना दवा दर्पण, तो बिना बिनु शब्द जहाँ प्रयुक्त होता है वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है, और दवा दर्पण में छेकानुप्रास है। घरनी पत्नी के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्वर्ग स्वर्ग के लिए। आंखें आती भर अर्थात रोना आना, आंखें भरना अर्थात रोना आना या करुणा में हो जाना। और दुधमुही दूध पीती हुई नन्ही बच्ची के लिए कहा गया है। घर में विधवा रही पतोऊ, पतोऊ पुत्र वधू के लिए प्रयुक्त हुआ है। लक्ष्मी थी, लक्ष्मी उसके नाम के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ यहाँ, लक्ष्मी उसके गुणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। लक्ष्यार्थ प्रकट है ये, लक्षणा शब्द शक्ति, अर्थात वो गुणों में लक्ष्मी के समान थी, स्वभाव व चरित्र से लक्ष्मी के समान थी। यद्यपि पति घातिन, लेकिन फिर भी उसे समाज के लोग पति हत्यारिन या पति घातिन कहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में ये रूढ़िवादी सोच थी कि पति अगर मर जाता है पत्नी से पूर्व, जवानी में ही पति मर जाता है, तो उसको स्त्री को ये आरोप लगा दिया जाता था कि ये पति हत्यारिन है, इसके भाग्य के कारण ही पति की हत्या हो गई, अर्थात ये अपने पति को खा गई, ये अपशकुनी है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, तो यहाँ ये इंगित किया गया है कि उसके पति के मरने के बाद उसके घर बार पशुओं की कुर्क नीलामी होने के बाद में कोतवाल ने अर्थात पुलिस वाले ने या पुलिस अधिकारी ने पुत्र वधू को अपने थाने में बुलाया और उसके साथ कुकर्म किए, और वह अपनी लज्जा बचाने के लिए एक दिन कुएं में डूबकर मर गई, आत्महत्या कर ली। तो इसका पूर्ण भावार्थ जानते हैं। किसान की पारिवारिक स्थिति का यहाँ वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। कवि कहता है कि उसकी पत्नी दवा दारू अर्थात दवाइयों के अभाव में मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज भी उपचार भी नहीं करा सका। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका हृदय करुणामय हो जाता है। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की दूध पीती हुई नन्ही बच्ची भी 2 दिन के बाद मर जाती है, क्योंकि दूधमुही बच्ची को जब अपनी माँ का लाड प्यार प्रेम और दूध नहीं मिलेगा तो बच्ची जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए पत्नी के मरने के बाद उसकी दूध पीती हुई 2 दिन की बच्ची भी मर जाती है। अगले का भावार्थ है। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू बची हुई थी। वह स्वभाव व चरित्र से लक्ष्मी के समान थी, परंतु उसे पति को मारने वाली पतिघातिन समझा जाता था। तो ये मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि प्राचीन जो रूढ़िवादी सोच के अनुसार जब युवावस्था में पति मर जाता है तो वो उसी को पत्नी को ही
पति हत्यारीन मानते हैं कि उसके भाग्य से उस पति की हत्या हो गई, वह अपने पति को खा गई। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलवाकर, अपने थाने में बुलवाकर उसके साथ कुकर्म किया और वह पुत्रवधू लाज बचाने के कारण कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार बिखर गया था। इसका शिल्प सौंदर्य है। किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का सजीव वर्णन प्रस्तुत है यहाँ। आंखें भर आना मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है, अर्थात करुणामय हो जाना या रोना। घरणी, स्वर्ग, लक्ष्मी आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है यहाँ। तो इन आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग यहाँ सहजता प्रदान करता है। दवा दर्पण 2 दिन में अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास का भी 6 का अनुप्रास अलंकार है, द की 2 बार आवर्ती होने से। और मैंने बता दिया था कि बिना शब्द प्रयुक्त होने के कारण वहाँ विनोक्ति अलंकार है। पति की हत्या के बाद नारी के प्रति समाज के कटु दृष्टिकोण का यहाँ पता लगता है। और पुलिस के अत्याचार का भी यहाँ वर्णन है कि किस प्रकार से कोतवाल ने कुकर्म किया है। भाषा यहाँ तत्सम तद्भव युक्त खड़ी बोली हिंदी है और बाकी वही है जो पूर्व में बता चुका हूँ। शैली भावात्मक व करुणामय है। गुण माधुर्य, इसके साथ रीति वैधर भी है। शब्द शक्ति यहाँ लक्षणा है। तो ये शिल्प सौंदर्य है। अगला काव्यांश देखते हैं। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। तो इसके लिए बताया गया है कि यहाँ भी पौराणिक व रूढ़िवादी, प्राचीन व रूढ़िवादी सोच प्रकट हुई है कि एक स्त्री को पैर की जूती के समान माना जाता था, कि जिस प्रकार से जूती एक फटने पर दूसरी पहनी जा सकती है, उसी प्रकार से पत्नी के मरने पर भी दूसरा विवाह किया जा सकता है। तो ये रूढ़िवादी सोच पर कवि ने यहाँ करारा व्यंग किया है। किंतु जवान लड़के की सुध करके, अर्थात उसके बारे में सोचकर उसकी छाती पर सांप लौटते थे, व्याकुल होता था, उसकी छाती फटती जाती थी, दुखी हो जाता था। तो यहाँ मुहावरा प्रयुक्त हुआ है, सांप लौटना और छाती फटना। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती। तो यहाँ भी मुहावरा है, आंखों में चमक लाना, चमक आना, अर्थात खुशी आना या खुश होना। तुरंत है यहाँ। शून्य में, अर्थात शून्यता में, या कह सकते हैं कि अचेतन अवस्था में, दुख में। गड़ वह चितवन, चितवन अर्थात मन, स्मृति। तीखी नोक, तीखी नोक या तीखे कांटे के समान या पैने कांटे के समान। सदृश का अर्थ होता है समान, ये उपमा का वाचक शब्द है। तो यहाँ उपमा अलंकार है। पूर्ण भावार्थ जानते हैं। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है। प्राचीन रूढ़िवादी सोच के कारण पत्नी को पैर की जूती के समान माना जाता था, कि एक पैर की जूती फट जाती है तो दूसरी को नई जूती लाकर पहन सकते हैं। उसी प्रकार से पत्नी अगर मर जाती है तो दूसरा विवाह करके जीवन यापन किया जा सकता है। तो यहाँ कवि का व्यंग प्रकट हुआ है कि किस प्रकार से रूढ़िवादी सोच पर उन्होंने वर्णन किया है किसान के माध्यम से। तो यही बताया है कि यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं, उसकी छाती फटने लगती है, अर्थात वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट होता है। अगले का भावार्थ है कि किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है, अर्थात वो एक क्षण के लिए खुश हो जाता है जब अपने पिछले खुशहाल जीवन
को याद करता है जब उसके पास पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और उसकी स्वयं की ज़मीन थी, उसके पास अपनी उजरी गाय थी, अपने बैलों की जोड़ी थी। इन सब सुखों को याद करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। परंतु अगले ही क्षण वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान के दृष्टिकोण से सोचता है, वर्तमान में झांकता है तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है, अर्थात वह लगभग अचेतन अवस्था में, अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है, दुखी हो जाता है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता रहता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान, तीखे कांटे के समान चुभने वाली होती है। तो यहाँ उपमालंकार है। शिल्प सौंदर्य जान लेते हैं। पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता घटिया है, वह पुत्र को अधिक महत्व देता है। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ कवि ने प्राचीन रूढ़िवादी सोच पर करारा व्यंग किया है किसान के माध्यम से। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती से तात्पर्य है कि तुच्छ मानना, आंखों में चमक आना आदि मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तो इनका अर्थ मैं बता चुका हूँ। सांप लौटना अर्थात व्याकुल होना, छाती फटना दुखी होना, पैर की जूती तुच्छ मानना, उपेक्षित मानना, आंखों में चमक आना प्रसन्न होना, इन सब मुहावरों का सार्थक प्रयोग हुआ है। तीखी नोक सदृश में उपमालंकार है, तीखे कांटे के समान, पैने कांटे के समान। भाषा यहाँ तत्सम तद्भव युक्त खड़ी बोली हिंदी है। ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण है। कवि ने प्राचीन रूढ़िवादी सोच पर करारा व्यंग किया है किसान के माध्यम से। बाकी सभी वही हैं। शैली यहाँ भावात्मक और करुणामय है और गुण वही है, माधुर्य, रीति, वैधर्भी और शब्द शक्ति यहाँ लक्षणा प्रयुक्त हुई है। तो ये पाठ पूर्ण होता है। इसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।